नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षक का एग्जाम नजदीक है और अपने डेली के एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इंपोर्टेंट बेहतरीन सीरीज चल रही है। करंट अफेयर की बेहतरीन सीरीज चल रही है और अपने क्या है कि मॉडल पेपर भी कर रखे हैं, स्टार्ट कर रखे हैं। और आज अपने कर रहे हैं चौथा मॉडल पेपर है, जिसमें 150 क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि आपके एग्जाम में आता है। एनिमल हस्बेंड्री, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, मैथ, सभी अपने क्या है क्वेश्चन करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कितने टेस्ट? 300 टेस्ट। और राजस्थान का एकमात्र प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री है जो 99 रुपए में 300 टेस्ट दे रहा है। तो जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन अपना रहेगा, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? तो तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल देता। क्या नाम था? पेमल देता। अपने बात करें तेजा जी के बारे में, तो तेजा जी का जो मुख्य मेला लगता है वो पर्वतसर नागौर में लगता है। कहां पर लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। राजस्थान का सबसे जो बड़ा पशु मेला है वो पर्वतसर नागौर का मेला है। और राज्य सरकार ने इस पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया। कितने रुपए का? 5 रुपए का क्या किया? डाक टिकट भी जारी किया। तो याद रखना, राजस्थान का जो सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पर्वतसर नागौर में लगता है। और कौन से देवता का लगता है? तेजा जी का लगता है। और लगता कब है? तो ये याद रखना, तेजा दशमी को। कब लगता है? तेजा दशमी। तेजा दशमी कब होती है? तो याद रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या होता है? क्या होती है? तेजा दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन क्या होती है? तेजा दशमी। क्या होती है? तेजा दशमी। इतनी बात क्या है कि आप याद रखना। तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ था? तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। कहां पर हुआ था? खरनाल नागौर में हुआ था। ये क्या है कि मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात है आपके लिए जो एग्जाम में आने वाली है, वो तेजा जी के बारे में। दूसरा, तेजा जी के बारे में एक बात और याद रखना कि जी पर सांप डसते हुए और किसे दर्शाया गया? तो कौन से लोक देवता हैं? तेजा जी है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो कंजर जनजाति की क्या है? आराध्य देवी। किस जनजाति की? कंजर जाति की क्या है? आराध्य देवी है। कौन? चौथ माता। चौथ चौथ माता का मंदिर कहां पर है? तो चौथ का बरवाड़ा। कौन सा बरवाड़ा? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में इनका क्या है? मंदिर है। क्या है? मंदिर। याद रखना, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका मंदिर है, जो किस जनजाति की आराध्य देवी है? कंजर जनजाति की क्या है? आराध्य देवी। याद रखना। और मेला कब लगता है? तो कार्तिक शुक्ल। कब? सॉरी, कार्तिक कृष्ण, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जिस दिन करवा चौथ होती है उसी दिन क्या लगता है? इनका मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। तो इतनी बातें क्या आप इनके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित थे? तो संत चरणदास जी राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित थे। किससे थे? अलवर जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट अपने बात करें, एक तरफ अपने को नृत्य दिए गए हैं और एक तरफ जनजातियां दी गई है, तो अपने को बताना है भी कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य है। तो चरी नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य है, जो किसका है? गुज्जर जनजाति का। किसका है? गुज्जर जनजाति है। चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी वो थी फलकूबाई। कौन थी? फलकूबाई। याद रखना, कौन थी? फलकूबाई। और कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी वो कौन थी? गुलाबोबाई। कौन थी? गुलाबोबाई। तो चरी नृत्य कहां पर? गुज्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। दूसरा, रणबाजा। रणबाजा अलवर और भरतपुर में। अलवर और भरतपुर में कौन सी जनजाति रहती है? तो मेव जनजाति रहती है। कौन सी रहती है? रणबाजा अलवर और भरतपुर, तो मेव जनजाति रहती है। तो ये किसका है? रणबाजा मेव जनजाति का। किसका है? मेव जनजाति का। अपने बात करें संक्रिय नृत्य किसका है? तो संक्रिय नृत्य कालबेलिया जनजाति का। किस जनजाति का है? कालबेलिया जनजाति का संक्रिय। संक्रिया, इंडोनी, ये सभी नृत्य किसके हैं? तो कालबेलिया जनजाति। चक्री नृत्य किसका है? तो चक्री नृत्य कंजर जनजाति का है। किसका है? कंजर जनजाति का। वो तो इसका सही आंसर बना क्या होगा? 3-2-1-4। क्या रहेगा? 3-2-1-4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? तो मेवाड़ जाति की जो
भील जनजाति है, उसका लोक नाट्य कौन सा है? तो गौरी है। कौन सा है? गौरी है भी, याद रखना कौन सा है? गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नड़ क्या है? एक लंबी बांसुरी, जुड़वा बांसुरी, लकड़ी की चार पट्टियां, एक तार वाला वाद्य यंत्र। तो एक प्रकार की क्या है कि सुशीर वाद्य यंत्र है, फूंक के द्वारा बजाया जाता है। तो एक क्या है कि लंबी बांसुरी है। क्या है? लंबी बांसुरी। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल बना था? तो कुंभलगढ़ बना था। कौन सा बना था? कुंभलगढ़ बना था। याद रखना कौन सा बना था? कुंभलगढ़। पन्ना धाये उदय सिंह को कहां पर लेके जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग में लेके जाती है। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में लेके जाती है। बस यहीं से संकट काल के बारे में सब समझ लेना। अभी कुंभलगढ़ दुर्ग क्या है? ये संकट काल की समस्या में समय क्या रहा था? इनका आश्रय स्थल रहा था। अर्थूणा का मंडलेश्वर मंदिर, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। अर्थूणा का मंडलेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो अर्थूणा का जो मंडलेश्वर मंदिर है, जिस मंदिर के पीछे स्वर लगाता है, वो सभी शिव जी के मंदिर होते हैं। और अर्थूणा जो कोटा में है, उस मंदिर का निर्माण करवाने वाले के थे कौन थे? चामुंड राजा परमार थे। कौन थे? चामुंड राजा परमार ने इसका निर्माण करवाया था। झिम्मी क्या है? तो झिम्मी अपने बात करें, पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास। दूसरा ऑप्शन है संतान की प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया। फेरे अथवा सप्तपदी के बाद के समय मामा द्वारा वधु द्वारा पहने जाने वाली गोटे किनोरी युक्त गुलाबी ओढ़नी क्या कहलाती है? झिम्मी कहलाती है। क्या कहलाती है? झिम्मी कहलाती है। याद रखना, झिम्मी, जिसको अपने क्या कहते हैं? मामा बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामा बरी की ओढ़नी भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? झिम्मी है। क्या है? झिम्मी। मामा बरी की ओढ़नी वही है, सेम टू सेम प्रोसेस है, भूल मत जाना। लेकिन इसको दूसरा नाम क्या है? जिम्मी। बाकी तो अपनी लड़कियां सभी को पता है मामा बरी की ओढ़नी कब दी जाती है, फेरों में दी जाती है, मामा के द्वारा दी जाती है। लेकिन जिम्मी अगर नाम आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए। तो क्वेश्चन यही आएगा, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बजंटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बजंटी जो आभूषण है, अपने बात करें, सिर का आभूषण है, भुजा का आभूषण है, कमर का आभूषण है, गले का आभूषण है। किसका आभूषण है? गले का आभूषण है। किसका आभूषण है? गले का। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी हर्षवर्धन के काल से, मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में। तो हर्षवर्धन के काल से बाल विवाह की प्रथा क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दराड़ी क्या है? तो दराड़ी अपने बात करें तो सरकंडों के संग्रहण की व्यवस्था, वृक्ष मित्र परंपरा, वृक्ष संरक्षण हेतु, गोबर के कंडों की संग्रहण व्यवस्था, खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था। खाद्यान्नों को संग्रहण करने की व्यवस्था, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको संग्रहण करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, उसको क्या कहते हैं? धराड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? धराड़ी कहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, राजस्थानी हिंदी शब्दकोश के संपादक कौन थे? तो हिंदी शब्दकोश के जो संपादक थे वो कौन थे? पद्मश्री सीताराम लालस थे। कौन थे? पद्मश्री सीताराम लालस थे। इन्होंने क्या है कि जैसे शब्दकोश डिक्शनरी हिंदी संक्षिप्त में किसने तैयार की थी? सीताराम लालस ने की थी। किसने की थी? सीताराम लालस ने। कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ये अपने को बात बतानी है। तो अपने को बात बताएं, गागरोन का किला, जयपुर का परकोटा शहर। अभी 2019 में जयपुर के परकोटे को विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था, 6 जून 2019 के दिन। कुंभलगढ़ का ध्रुव, हल्दी घाटी का क्या है कि जो विश्व धरोहर सूची में क्या नहीं है? शामिल नहीं है। ट्रिक बता रहा हूं, आम, गाजर, चीकू। ये ट्रिक याद रखना, अपने राजस्थान की जो दुर्ग है वो सभी के सभी क्या है? जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आमेर, आम का मतलब क्या हो गया? आमेर, गागरोन, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, और एक क्या रह गया? ये जूनागढ़। कौन सा? जूनागढ़। ये सभी के सभी दुर्ग क्या है जो क्या है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है अभी। तो आम, गाजर, चीकू, ये ट्रिक याद रखना, सभी के सभी दुर्ग याद रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके मेहरानगढ़ दुर्ग का आएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है, इतना बड़ा दुर्ग है, वो क्या है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यही बनेगा, अगर दुर्गों से बनेगा तो कौन से दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो ये ट्रिक आपको क्या है कि पत्थर का मील साबित होगी भाई। नेक्स्ट अपनी बात करें, 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला का स्थापित कहाँ
की गई थी। तो भवानी नाट्यशाला स्थापित, अपने बात करें अजमेर, जैसलमेर, झालावाड़, तो झालावाड़ में क्या 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ राजघराने की अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या था? तो याद रखना, महासतियों की छतरियां, आहड़, जिसको क्या कहते हैं आहड़, उदयपुर में स्थित है, वो क्या थी? इनका अंत्येष्टि स्थल था। क्या था? आहड़ की छतरियां, जो क्या इनका था, शमशान घाट मान लो या अंत्येष्टि स्थल मान लो, वो एक ही क्या है कि मेवाड़ राजघराने का क्या था? अंत्येष्टि स्थल था। याद रखना, गेटोर की छतरियां बीकानेर का अंत्येष्टि स्थल था। बड़ा बाग की छतरियां चूरू और कोटा, इनका क्या था? अंत्येष्टि स्थल था। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है? तो जो कमला और इलायची है, वो अपने बात करें तो किसकी है? नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा की जो शैली है, मेवाड़ शैली की जो उप शैली है नाथ द्वारा, उसकी क्या थी? ये महिला चित्रकार थी। कौन थी? महिला चित्रकार। नेक्स्ट अपने बात करें, डैश 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 अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध, जिसमें फूल पत्तियों, जानवरों, पक्षियों को मिट्टी रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है, तो वो क्या है? केथून, बगरू, अकोला, सांगानेरी। तो बगरू में क्या है कि लाल व काले प्रिंट के क्या है कि जो प्रिंट है वो बगरू का है। कहां पर है? बगरू का। बगरू जयपुर में एक जगह का नाम है, बगरू जयपुर में। सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, ये सभी क्या है कि फेमस है प्रिंट के लिए। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? काष्ठ कला मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। डूंगरपुर जिले की देवल की खान परिवा पत्थर निकलता है, बिल्कुल सही है ये तो। बांसवाड़ा के चंदू जी गड्ढा और डूंगरपुर के बोर्डीगामा गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है भी। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में क्या है माना जाता है, तो ये बिल्कुल तीनों के तीनों सही है। और काष्ठ कला के लिए क्या है कि बांसवाड़ा का गांव प्रसिद्ध है, नहीं है भी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी बात करें तो इसका असत्य कथन कौन सा है? ए नंबर। गोमती सागर पशु मेला अपने राजस्थान में कहाँ लगता है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने बात करें तो गोमती सागर पशु मेला अपने लगता है झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। कहां पर लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में। चंद्रभागा पशु मेला, याद रखना, चंद्रभागा पशु मेला भी झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। आपके एनिमल हस्बेंड्री आएगी तो पशु मेला एक न एक तो जरूर पूछा जाएगा। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में, चंद्रभागा पशु मेला झालापाटन झालावाड़ में, याद रखना। भरतपुर में कौन सा लगता है? तो जसवंत पशु मेला। जसवंत प्रदर्शनी व पशु मेला कहां पर लगता है? जसवंत सागर पशु मेला, तो जो भरतपुर में लगता है। करौली में पुष्कर मेला लगता है, कौन सा लगता है? पुष्कर मेला कहां पर लगता है? करौली में लगता है। याद रखना, पुष्कर अजमेर में है पर मेला कहां पर लगता है? करौली में लगता है। उसी प्रकार जैसे रामदेव जी पशु मेला, रामदेव जी रुणेचा में है, तो मेला कहां पर लगता है? अजमेर नागौर में लगता है। कहां पर लगता है? नागौर में। रामदेव पशु मेला कहां पर लगता है? नागौर में। कहां पर लगता है? नागौर में। तो इतनी बातें क्या है कि इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो आहड़ सभ्यता की जो उत्खनन किया था उसकी बात करें तो इसका उत्खनन करने वाले कौन थे? हसमुख देव सांखलिया थे। एच डी सांखलिया जी ने, इन्होंने क्या किया था? इसका उत्खनन किया था। क्या किया था? उत्खनन किया था। आहड़ सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं। याद रखना, ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सबसे ज्यादा जो तांबे के औजार मिले थे वो आहड़ सभ्यता से मिले थे। आहड़ सभ्यता है कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे क्या है? स्थित है। इतनी बातें क्या है इसके बारे में याद रखना। ताम्रयुगीन सभ्यता है और उदयपुर में स्थित है, बेड़च नदी के किनारे है। और ये क्वेश्चन आया था, कौन सी सभ्यता? ताम्रयुगीन सभ्यता है। सीटी के एग्जाम में अभी क्वेश्चन है, आया था अभी। राजस्थान के किस जिले में गिलूंड पुरातात्विक उत्खनन स्थल है? तो गिलूंड अपने बात करें तो राजस्थान के राजसमंद में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजसमंद में। गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? तो गोसुंडी शिलालेख है वो अपने बात करें किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। कौन सी लिपि में लिखा गया? गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में मिला था, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? तो बौद्धिक व कलात्मक जो उन्नति का श्रेय जाता है वो महाराणा कुंभा को जाता है। किसको जाता है? महाराणा कुंभा को। जो सबसे ज्यादा स्थापिता का विकास हुआ था वो महाराणा कुंभा के समय में हुआ था। और वीर विनोद ग्रंथ के श्यामल दास जी, वीर विनोद ग्रंथ के जो श्यामल दास जी थे, इन्होंने तो साफ साफ लिखा है अपनी पुस्तक में कि मेवाड़ में 84 दुर्ग है। कितने दुर्ग है मेवाड़ में? 84 दुर्ग है। और उनमें से 36 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था?
महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो स्थापत्यता कला को जो उद्भव माना जाता है वो महाराणा कुंभा के काल से माना जाता है। अपने बात करें सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली अपने राजस्थान की, उसका जो शुरुआत भी महाराणा कुंभा के समय में हुई थी। तो सबसे प्राचीन शैली भी है, तो मतलब सबसे ज्यादा बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय किसको जाता है? महाराणा कुंभा को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो राज सिंह का क्या है कि उन्होंने सहयोग प्राप्त करने का क्या किया था? प्रयास किया था, लेकिन राज सिंह ने इनका साथ नहीं दिया। और तो अपने सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा गया, राज सिंह बाद में क्या है कि इन दोनों की क्या है कि अनबन होगी, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के कारण औरंगजेब और राज सिंह के मध्य क्या होती है? अनबन होती है। तो यह है कि मन मुटाव इनके मध्य चलता रहता है। तो याद रखना, राज सिंह वो शासक थे जिन्होंने मुगल मेवाड़ संधि को क्या है? तोड़ा था भी। जो 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, उसको तोड़ा किसने था? तो राज सिंह ने तोड़ा था। क्यों? क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या करवा दिया था? पुनर्निर्माण करवा दिया था। क्या करवा दिया था? पुनर्निर्माण। और उस संधि में साफ साफ लिखा गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते। राज सिंह के बारे में एक और याद रखना, इन्होंने राजसमंद झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका कोई भी जिला मुख्यालय नहीं है, जिसका नाम मतलब राजसमंद नाम से कोई जिला नहीं है, लेकिन ये नाम जो किस पर रखा गया? राजसमंद झील पर क्या रखा गया है? नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। ऑफर सीमित समय के लिए है आपके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस शासक ने अंत में संन्यास ले लिया था? महाराजा मान सिंह ने क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था और अपना नाम क्या रख लिया था? माननाथ रख लिया था। क्या रख लिया था? माननाथ रख लिया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1832 में यहाँ पर दरबार लगाया था राजस्थान में, और उस दरबार में कौन नहीं गए थे? माननाथ जी नहीं गए थे। कौन गए नहीं गए थे? माननाथ या मान सिंह जी नहीं गए थे। और ये क्या है कि अंग्रेजों के खिलाफ थे भी, संधि तो की थी लेकिन फिर भी क्या है कि अंग्रेजों के खिलाफ थे, और अंग्रेजों से तंग आकर या अंग्रेजों के बाद में क्या है कि इन्होंने अपना संन्यास ले लिया और नाम क्या रख लिया? माननाथ रख लिया। और नाथ संप्रदाय जिन्होंने शुरुआत की थी वो किसने की थी? माननाथ। और नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। कहाँ पर है? महामंदिर जोधपुर में है। और जिसका निर्माण भी किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था। इतनी बातें क्या है आप इसके बारे में याद रखना। अजमेर नगर की स्थापना पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर की जो राजधानी हुआ करती थी वो सांबर झील हुआ करती थी। वासुदेव चौहान ने सांबर झील के या स्पाद लक्ष्य के चारों ओर अपना शासन जो बनाया था, स्पाद लक्ष्य को आपने क्या कहते हैं? सांबर झील कहते हैं। अपना जो साम्राज्य फैलाया था स्पाद लक्ष्य के चारों ओर फैलाया था, जिसको अपने सांबर झील है कहा जाता है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? वासुदेव चौहान ने की थी। और अजमेर से निर्माण से पहले क्या है कि जो राजधानी रही थी वो सांबर रही थी। 1113 में अपने बात करें तो 1113 में अजय राज ने क्या है कि अजमेर की स्थापना की, और बाद में क्या है कि अजमेर इनकी राजधानी बनता है। चौहान राजवंश को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो काल कर्मानुसार व्यवस्थित अपने का बात करें तो अजय राज, फिर पृथ्वीराज तृतीय तो सबसे अंतिम में है, अभी याद रखना। पृथ्वीराज जो तृतीय है वो सबसे अंतिम में। अजय राज हो गए, फिर अर्णोराज हो गए, और विग्रह राज चतुर्थ हो गए, बिसल देव जिसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 2 3 1 4। पृथ्वीराज अंतिम चौहान अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ क्या किया था? युद्ध किया था। अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम विवाह किसने किया था? तो हरकाबाई ने किया था। किसने किया था? हरकाबाई ने। भारमल की अपनी पुत्री अरकाबाई का विवाह 1562 में अकबर के साथ किया था, सांबर झील के पास। कहां पर? सांबर झील के नजदीक किया था। और ये प्रथम राजपूत और मुगल विवाह माना जाता है। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन ने को क्या किया था? पराजित किया था। नेक्स्ट अपने बात करें भी, चौहान दिए गए और सॉरी शासक दिए गए और राजवंश बताने अपने। विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव चौहान वंश से संबंधित थे। बप्पा रावल गुहिल वंश से संबंधित थे, जिन्होंने गुहिल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। दूसरे अपने बात करें
तो सुमेलित करना अपने को। तो दूसरा अपने बात करें तो इनका सही बताना है तो इसका हरिश्चंद्र किसके थे? प्रतिहार वंश से थे। और जयचंद गहड़वाल या गढ़वाल एक ही बात है। तो गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल संयोगिता याद रखना, संयोगिता याद आ गई तो सब कुछ याद आ जाएगा। और पृथ्वीराज तृतीय जिनकी प्रेमिका संयोगिता के कारण जयचंद गहड़वाल के साथ अनबन हो गई थी, तो वही जयचंद गहड़वाल है। जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो जयपुर के किस शासक ने संधि की थी अपने बात करें तो महाराजा जगत सिंह सेकंड ने की थी। किसने की थी? महाराजा जगत सिंह सेकंड ने की थी। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? याद रखना किसने की थी? तो झालावाड़। कौन से नगर की? झालावाड़। तात्या टोपे राजस्थान के किस, क्या है कि राजस्थान में आते हैं और बाद में कुछ दिन झालावाड़ वगैरह रहते हैं। और मान सिंह नरूका इनका सहयोगी था, जिनका नाम क्या था? मान सिंह नरूका। जब ये पता चलता है अंग्रेजों को तो ये नरवर के जंगलों में चले जाते हैं तात्या टोपे, और इनका सहयोगी मान सिंह नरूका क्या है, अंग्रेजों को क्या दे देता है? सूचना दे देता है। और 7 अप्रैल, कब? 7 अप्रैल 1859 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 18 अप्रैल, कब? 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी, कहां पर? शिवपुरी में इनको क्या दे दी जाती है? फांसी दी जाती है। किसको? तात्या टोपे को। तात्या टोपे का रियल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। याद रखना इतनी बात। राजस्थान में पत्रकारिता का भीषम पितामह किसको कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का भीषम पितामह कहा जाता है। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 19 जून 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो भूख हड़ताल करते वक्त बाल मुकुंद बिरसा जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मारवाड़ लोक परिषद के क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भी। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा गीत गाया था। तो माणिक्य लाल वर्मा ने क्या गाया था? पंछीड़ा गीत गाया था। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था अपने बात करें तो श्री सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा क्या है कि इसका उद्घाटन किया गया था। राजस्थान में किस किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विजय सिंह पथिक को अपनी बात करें तो विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है भी, याद रखना। जिनका रियल नाम क्या था? भूप सिंह था। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1984 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? तो मगर मुनि सागर। किस कौन थे? मगर मुनि सागर जी महाराज के नेतृत्व में क्या है कि आयोजित किया गया था नीम का थाना में। आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? नॉन सैल्यूट ठिकाने कौन से थे? याद रखना, लावा, नीमराना, कुशलगढ़। राजस्थान में 3 ठिकाने, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। याद रखना, 5 पांडव थे। 5 पांडवों में सबसे छोटा कौन सा था? नकुल था। कौन सा था? नकुल था। और क्या है कि ठिकाने क्या थे? छोटे हुआ करते हैं। तो नकुल भी क्या था? छोटा था। तो नीमराना, कुशलगढ़, लावा, ये 3 क्या थे? ठिकाने थे। इतनी बात याद रखना। तो तीनों ठिकानों को आगे नॉन शेड्यूल क्या थे? ठिकाने थे भी। क्यों? क्योंकि इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया था? अलग किया था। ठीक है। तो मिलते हैं अपने एनिमल हस्बेंड्री। अब आपको क्या है कि सर ज्योग्राफी और जैसे मैथ के और साइंस के क्वेश्चन कराएंगे भी। तो क्लास में बने रहें। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने एनिमल हस्बेंड्री की क्लास में।
हेलो नमस्कार, कैसे हो? सब बढ़िया। तो हिस्ट्री और कल्चर हो गया है, और अभी स्टार्ट करेंगे अपन ज्योग्राफी, फिर जनरल साइंस, करंट अफेयर और मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या कितनी है? सबको पता है वर्तमान में संभाग कितने हैं, 10, और जिले कितने हैं, 50 है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट। राजस्थान का राज्य का अक्षांशीय विस्तार बताना है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 3 से 30 12 है। 23 3 से 30 12। अब 30 12 और 23 3 है कौन सा? उत्तर से उत्तर है बेटा, उत्तर से उत्तर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर उत्तर से दक्षिण है या दक्षिण से उत्तर है, क्या है? कुछ भी नहीं है, उत्तर से उत्तर है। बस ये चीज याद रखनी है, अक्षांश में क्या है? उत्तर से उत्तर है। ठीक है, अक्षांश में क्या है? उत्तर से उत्तर ही रहने वाला है। याद रखना ध्यान पूर्वक। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, आता हुआ क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, क्योंकि उत्तर दक्षिण में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? 23 3 उत्तर से 30 12 उत्तर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? वो आपसे पूछा जा रहा है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है। तो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग इनमें कौन सा नहीं है? तो ज्वाई बेसिन नहीं है। कौन सा? ज्वाई। ऑप्शन सी इज द राइट। सुमेलित करना है आपको अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। तो उत्तरी अरावली में क्या है? उत्तरी अरावली मतलब भानगढ़। ठीक है, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ भानगढ़, अलवर, दिल्ली की तरफ वाली जो अरावली है, उस वाली उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली मतलब सिरोही के पास वाली अरावली है। मध्य अरावली में क्या? तारागढ़, अजमेर है। और दक्षिणी अरावली में क्या? ऋषिकेश है। तो क्या है? 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। ऑप्शन बी इज द राइट। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया किया जाता है? अंकित किया जाता है। राजस्थान के जनवरी मंथ में न्यूनतम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कौन से जिले में होता है? तो मिनिमम टेम्परेचर बेटा गंगानगर में, गंगानगर शहर है। ऑप्शन सी इज द राइट। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल्स समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल समूह की मृदा की बात करूं तो कौन सा प्रदेश है राजस्थान का? जो पश्चिमी भाग है उसमें एंटीसोल्स आपको मृदा देखने को मिलेगी। कौन सी एंटीसोल्स के अंदर आपको मृदा देखने को मिलेगी? ए इज द राइट। नेक्स्ट, नदियों का कौन सा अंत प्रवाह नदी नहीं है? इन नदियों में कौन सी अंत प्रवाह नदी नहीं है? तो कौन सी अंत प्रवाह नहीं है? मेंढा है, खंडेल है, लिंक है, वाक्कल अंत प्रवाह नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट। जल महल स्थित है। जल महल कौन सी झील में स्थित है? तो जल महल आपको पता है जयपुर के अंदर मानसागर झील के अंदर स्थित है। कौन सी? मानसागर। ऑप्शन सी इज द राइट। कौन सी राजस्थान की जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? इनमें राजस्थान की कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? आपसे वो पूछा जाता है। तो जोड़ा है, टोबा है, नाड़ी है। नाड़ी नहीं है बेटा, नाड़ी। ऑप्शन है डी इज द राइट। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना कहाँ पाया जाता है? स्टील ग्रेड का चूना राजस्थान में कहाँ पे पाया जाता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो स्टील ग्रेड चूने की बात करूं राजस्थान के अंदर, तो ये कहाँ पे है स्टील ग्रेड चूना हमारा? तो राजस्थान के अंदर जैसलमेर नागौर में स्टील ग्रेड चूना मिलता है। जैसलमेर नागौर। ऑप्शन बी इज द राइट। अभी तक आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसमें 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो उन जो 50 फुल लेंथ टेस्ट है उनको जरूर दें। आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है, किस लेवल की, आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, आप कितना और अभी पढ़ने की जरूरत है, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। सब कुछ जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, अकेले पढ़ते ही जाओगे, तब तक आपकी चीजें क्लियर नहीं होगी। तो टेस्ट जरूर लगाएं, और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो फुल लेंथ टेस्ट है उसमें आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी जितनी भी क्लासें होगी, जो भी क्लासें चल रही है, सबकी पीडीएफ विद आंसर के साथ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी जा रही है। तो वहां से भी आप क्वेश्चन करके जाएं, और पेपर अपने ही लेवल से छपेगा। अपन जो करा रहे हैं वहां से ही आएगा, ये गारंटी है अपने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का आयोडाइज नमक के कारखाने लगाए गए हैं। राजस्थान में आयोडाइज नमक के कारखाने कहां पे लगाए गए हैं? तो पंचभद्रा, डीडवाना। पंचभद्रा, डीडवाना। ऑप्शन डी इज द राइट। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या? जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या? तो अधिकतम जनजाति जनसंख्या की बात करूं राजस्थान के अंदर में, तो जनजाति जनसंख्या राजस्थान में अधिकतम कहाँ है? उदयपुर। कहाँ? उदयपुर। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी इज द राइट।
शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ पे हुआ? शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मंगलूना गांव में हुआ। कहाँ पे? मंगलूना गांव में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी है? राजस्थान सरकार की जो सड़कों के डेवलपमेंट के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी स्टार्ट की जा रही है? तो उस योजना का नाम बताओ। दीर्घकालीन योजना कौन सी है? राजस्थान रोड विजन 2025। राजस्थान रोड विजन 2025 ऑप्शन ए इज द राइट। किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है? कौन से जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है? जोधपुर के अंदर है। कहां पे? जोधपुर। ऑप्शन हमारा है क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट होगा। निम्न जिले में से सिद्धमुख सिंचाई परियोजना संचित कहाँ है? सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से संचित कौन से जिले हो रहे हैं? इन चारों में जो ऑप्शन दिए है वो बताओ। तो सिद्धमुख से जो हो रहे हैं जिले वो है हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ और चूरू। ऑप्शन बी इज द राइट, सी इज द राइट। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? मतलब वन है जो 75 से 110 सेमी औसतन वार्षिक सेमी वर्षा सेमी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? तो वहां सागवान के वन पाए जाते हैं। कौन से? शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट। सालर के वन वितरित है। सालर के वन राजस्थान में कौन से जिलों में? तो सालर वनों की बात करूं तो अलवर है आपको, उदयपुर सिरोही जैसलमेर वाले डिस्ट्रिक्ट है। इन जिलों में क्या है? सालर और उदयपुर सिरोही में आपको क्या वन देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन बी इज द राइट होगा। बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में किस जिले में स्थित है? बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य की बात करूं तो राजस्थान के कहां पे है? बेटा भरतपुर में। कहां पे? भरतपुर। ऑप्शन क्या होगा? बी इज द राइट। राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए हमेशा हम दलहन की फसल को लेते हैं क्योंकि वो नाइट्रोजन और होती है उसमें। दलहन लेते हैं। दलहन इनमें कौन से? उड़द एक दलहन है। तो क्या उड़द की फसल उगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका राइट। कर्नाटक में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान महिला व पुरुष टीम ने क्रमशः कौन सा पदक जीता है? कर्नाटक में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान महिला पुरुष टीम ने क्रमशः कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है राजस्थान में? उन्होंने जीता है स्वर्ण और देखो लड़कियां देखो भैया गोल्ड लेके आई है। ठीक है, हमारी छोरियां के छोरों से कम है क्या? नहीं कम है भाई, छोरों से आगे है। गोल्ड लेके आई है लड़की। और पुरुष क्या ले? बेचारा है पुरुष तो। पू और रूस इसका अलग अलग कर दो। बेचारा पुरुष है और पुरुष बेचारा क्या लेके आया है? कांस्य लेके आया है, ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। क्या? ऑप्शन सी इज द राइट। लड़कियां आगे निकल रही है, लड़कों कुछ करो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के में उदयपुर का स्थान राजस्थान में प्रथम है, जबकि देश में कौन सा है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उदयपुर राजस्थान में तो प्रथम है, बट देश में कौन सा है? देश में उदयपुर का तीसरा नंबर है। कहां पे? तीसरा। ऑप्शन बी इज द राइट। भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जन कहाँ आयोजित किया गया? धर्म गार्जन आपको याद रखना है, सीटी में पेपर आया था, क्वेश्चन आया था ये। अभी की बार पूरी संभावना है धर्म गार्जन युद्ध किसके बीच में हुआ? भारत जापान में, क्योंकि राजस्थान में हुआ है अपने पोखरण में, तब ये काफी चर्चित है। तो याद रखना इसके बारे में सारी चीजें। राजस्थान में हुआ है, सॉरी पोखरण नहीं, महाजन बीकानेर रेंज फील्ड में हुआ है, महाजन में हुआ है। और भारत और जापान का यही पूछ सकता है धर्म गार्जन किसके बीच में? भारत जापान के बीच, राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता वाणिज्य संचालन कहां शुरू किया जा रहा है? तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर से पहली सौर ऊर्जा 70 मेगावाट की वाणिज्य संचालन का राजस्थान में कहां पे इसका किया जा रहा है? तो राजस्थान में ये छत्तीसगढ़ बीकानेर में। कहां पे? छत्तीसगढ़ बीकानेर। ऑप्शन बी इज द राइट। राजस्थान सरकार ने होमगार्ड के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? राजस्थान सरकार ने होमगार्ड के जो नए महानिदेशक बनाए हैं वो है राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण। ऑप्शन सी इज द राइट। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5,000 के स्थान पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो अब उनको 6500 रुपए प्रदान की जाएगी, मतलब 1500 रुपए बढ़ा दी है। ठीक है, कितनी? 1500। 5,000 से 6500 कर दिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया? बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित 21वीं सीनियर तथा 16वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियन 2024 में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? नई दिल्ली में आयोजित 21वीं सीनियर तथा 16वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियन 2024 में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? सुनीता धोबी ने। किसने? सुनीता धोबी ने। इसमें देखो 3-4 क्वेश्चन बढ़ रहे एक साथ। दिल्ली में आयोजित हुई थी 21वीं सीनियर और 16वीं क्या जूनियर थी, पैरा लिफ्टिंग थी, पैरा पावर लिफ्टिंग थी, और रजत पदक जीता था। नाम क्या? सुनीता धोबी। ऑप्शन बी इज द राइट। 22 अप्रैल 2024 को प्लेनेट वर्सेज
प्लास्टिक थीम पर कौन सा दिवस बनाया गया? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक की थीम पे तो सीधी सी बात है, ये पृथ्वी दिवस ही बनाया जाएगा। 22 अप्रैल को कौन सा होता है? पृथ्वी दिवस होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट। हाल ही में जैसलमेर का पीपला जाजिया गांव चर्चा में रहने का क्या कारण है? जैसलमेर का पीपला जाजिया गांव चर्चा में रहने का मुख्य कारण क्या है? सेना का टोई विमान वहां पे क्या है? क्रैश हो गया था। वायु सेना का टोई विमान वहां पे क्या है? क्रैश हो गया था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी इज द राइट। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर जनित मौसमी बीमारियों को मॉनिटरिंग करने के लिए किस ऐप का लॉन्च की है? राजस्थान का चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने जो मच्छर से जो बीमारियां पैदा होती है उनको उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उसका जो ऐप लॉन्च किया है वो ओडीके ऐप है। क्या? ओडीके ऐप, ओडीके ऐप। ऑप्शन डी इज द राइट। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में स्टेट रैंकिंग में राजस्थान में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में स्टेट रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो बांसवाड़ा रहा है। कौन सा? बांसवाड़ा। ऑप्शन डी इज द राइट। आप सोच रहे होंगे सर इतना जल्दी क्यों करा रहे हो? मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपकी तैयारी हो रखी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है, किस लेवल की है। बस आपको भी यही देखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ पे सही कर रहे हैं, और लास्ट में बता देना कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। बाकी तो इस पे डिटेल से करने के लिए तो बहुत टाइम लगा सकते हैं, बट इतना जल्दी करते हैं फिर भी ये 1.5 से 2 घंटे का एक हो जाता है मॉडल पेपर अपना। 72 भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएसएसआर के साथ मिलकर किसने बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का पहला शोध किया है? भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान था और आईसीसीआर है, इन दोनों ने मिलकर जो बाल विवाह में जो बच्चे फंस गए थे उनको पहला शोध किया। तो किसके साथ मिलकर ये शोध किया है? ये जो शोध किया है वो हमारे डॉक्टर कीर्ति भारती के साथ, भारती के डॉक्टर कीर्ति भारती के साथ मिलकर किया। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट। बांसवाड़ा के बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव के लिए किस पार्टी को जीत मिली है? बांसवाड़ा के बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव के लिए किस पार्टी को जीत मिली है? तो उस पार्टी को जीत मिली है, उस पार्टी का नाम क्या है? उस पार्टी की अपन बात करें तो वो पार्टी है बांसवाड़ा के लिए बाप पार्टी। कौन सी? बाप, भारतीय आदिवासी पार्टी। ऑप्शन सी इज द राइट। हाल ही में बीएसएफ के द्वारा पहरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भाग लिया? हाल ही में बीएसएफ के द्वारा पेरिस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भाग लिया था? पेरिस सम्मेलन की बात करें जिसका हाल ही में आयोजन किया गया था और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यहाँ पे भाग लिया है, तो कहाँ पे किया गया था? तो ये सम्मेलन कहाँ पे किया था? जैसलमेर। कहाँ पे? जैसलमेर। ऑप्शन बी इज द राइट। 10 जुलाई 2024 को सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? 10 जुलाई 2024 को सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया गया था। ये किसके द्वारा पेश किया गया था? पूर्णकालिक बजट। तो ये जो पेश किया गया था पूर्णकालिक बजट 2024 में, जो दिया कुमारी जो हमारी वित्त मंत्री राजस्थान की, इन्होंने पेश किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अभी आप इस चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। एजुकेशन फैक्ट्री ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट है। जो 50 फुल लेंथ टेस्ट है ना, अभी भी आपके पास टाइम है, इनको जरूर लगा के जाए। मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ बोल रहा हूँ, जब आप 50 फुल लेंथ टेस्ट लगा लो तो आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है, आप कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, कौन सा टॉपिक और पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर कैसा है, मैथ कैसी है आपकी, पशुपालन का पार्ट भी कैसे, वहां अभी आप कमियां दूर कर सकते हो क्योंकि अभी भी टाइम है। और ऐसा ही एज इट इज क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आप पेपर देखने को दिसंबर में जो कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा उस दिन आपको देखने को मिलेगा। तो तैयारी जारी रखें और इस तरह ही इनको लगा के जाएं टेस्ट को कि जैसे आपको लगे कि आप रियल टेस्ट दे रहे हो, तभी आप अपना मूल्यांकन कर पाओगे, तभी आपको पता लगेगा आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, आपका नंबर कितने आ रहे हैं। तो इनको जरूर लगाएं, अभी भी टाइम है। और जितनी क्लासें होंगी, जितने भी टेस्ट अपने होंगे यहाँ पे, उन सब की पीडीएफ विद आंसर के साथ टेलीग्राम में सेंड कर दिए, तो वहां से आप भी ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रचलित कीमतों पे वर्ष 2023-24 में सकल मूल्य उत्पाद में पशुधन उत्पादों का कितना प्रतिशत हिस्सा रहा है? प्रचलित कीमतों पे वर्ष 2023-24 में सकल मूल्य उत्पाद में पशुधन उत्पादों पे कितना परसेंट हिस्सा रहा है? तो दूध का 80% सही है, अंडे का 0.6% और मांस का 6.3% ये भी सही है। उपयुक्त सभी सारे ही हमारे इसमें राइट सही होने वाले हैं। ऑप्शन डी इसका राइट। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 अगस्त 2024 को मीरा महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पे किया? तो मीरा महोत्सव, मीरा हमारे कहाँ की थी? मेड़ता की थी ना, तो इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? मेड़ता में। कहाँ से, कहाँ किया मीरा महोत्सव का शुभारंभ? मेड़ता सिटी का, मेड़ता सिटी। ऑप्शन बी इज द राइट। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना
किस इस योजना का पूरा नाम क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर स्कूल राइजिंग इंडिया योजना है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका है इस योजना का जो पूरा नाम है वो पीएम मतलब प्रधानमंत्री श्री योजना, जो स्कूलों से संबंधित है, प्रधानमंत्री श्री योजना। ऑप्शन पीएम श्री योजना, ऑप्शन बी इज द राइट। राष्ट्रीय अंगदान दिवस किस राज्य को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर किस राज्य को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? अंगदान दिवस पे और किस राज्य को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? तो राजस्थान के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो बात सीधी सी यहाँ पे राजस्थान की ही होगी और किसी का होने वाली ही नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट। सामाजिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ छवि के लोगों को राजनीति में लाने के उद्देश्य से किसके द्वारा जन प्रहरी अभियान शुरू किया गया है? सामाजिक रूप से सक्रिय हो, स्वस्थ छवि के लोग हो, सही साफ सुथरी छवि के लोग हो, मतलब जिनका कैरेक्टर वगैरह सही हो, उनका बैकग्राउंड वगैरह सही हो, मतलब लोगों के साथ उसकी अच्छी बोलचाल हो, मतलब प्रतिष्ठित लोग हो, मतलब अच्छे समझदार वाले लोग हो, तो उनको राजनीति में लाया जाए। एक जन प्रहरी अभियान शुरू किया गया था। तो ये अभियान किसने शुरू किया था? यह अभियान राजस्थान पत्रिका ने किया था। किसने? राजस्थान पत्रिका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, धातुओं में जंग लगना किस प्रकार का? धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? क्या रासायनिक है, भौतिक है या दोनों है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी? रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन ए इज द राइट। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में मतलब बिल्कुल फ्री है, उस पर जंग वगैरह कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल मुक्त या मैं फ्री बोलूं, मतलब एक तरह का फ्री हैंड है, उस धातु पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो धातु कौन सी है? सोना है। ऑप्शन ए इज द राइट। कौन सा? सोना। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, कौन सा तत्व अधातु है? इनमें कौन सा तत्व है वो एक अधातु है? तो बताओ कि आयरन है, सल्फर है, सोडियम है, लिथियम है। तो क्या सल्फर हमारा क्या एक अधातु है? कौन सा? सल्फर एक अधातु है। ऑप्शन बी इज द राइट। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर के भार का अनुपात क्या है? मैग्नीशियम और सल्फर का, मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है, MgSO4, इनका भार आपसे पूछा जा रहा है। तो इन भार के अनुपात क्या है? इनका भार का अनुपात है 3:4। आप इनके जो द्रव्यमान संख्या वगैरह उनको निकाल के देख लेना कितना आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? 3:4। ऑप्शन बी इज द राइट। प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे क्या है? स्थिर विद्युत तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत तरंगे हैं, चुंबकीय तरंगे हैं। तो जो प्रकाश तरंगे हैं हमारी, जो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे है। ऑप्शन बी इज द राइट। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है? पानी की टंकी ऊपर से देखने पे हमें क्या कम गहरी दिखाई देती है? इसका क्या कारण है? क्या प्रावर्तन है, अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन है, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण है? तो इसका जो मेन मुख्य कारण है वो क्या है? अपवर्तन के कारण हमें छोटी दिखाई देती है, कम गहरी दिखाई देती है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन, और अपवर्तन के कारण ही उसका जो लास्ट जो अपन थल्ला बोलते हैं या जो पेंदा बोलते हैं, मतलब ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसमें कोई वस्तु पड़ी होती है वो भी हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये सारे जो कारण है वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन ए इज द राइट। कोशिका विभाजन के समय केंद्र के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है। कोशिका विभाजन के समय केंद्र के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है वो क्या है? जो डीएनए थ्रेड्स है वो क्या है? क्या गुणसूत्र है, तारक है, तारक केंद्र है, स्पिंडल फाइबर है? तो वो क्या है? एक गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र। ऑप्शन ए इज द राइट। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। किसने? डार्विन। ऑप्शन डी इज द राइट। क्रिक के अनुसार अनुवांशिक सूचनाएं केंद्र के बाहर की ओर प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है। किसके द्वारा प्रदत्त होती है क्रिक के अनुसार? तो ये केंद्र के बाहर की जो सूचनाएं प्रवाह होगी वो क्या होगा? एक पथीय प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है। कौन सी? एक पथीय, सिंगल मार्ग होता है, सिंगल पाथ होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं? बच्चों में जो दांत पाए जाते हैं वो कितने? 20 दांत पाए जाते हैं। कितने? बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं? 20। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, बच्चों में मनुष्य में श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क में किस भाग द्वारा किया जाता है? मनुष्य में श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा कौन से भाग में किया जाता है? कौन से भाग द्वारा किया जाता है? तो मस्तिष्क के भी अपने कई भाग होते हैं और उसमें कौन सा भाग जो हमारी श्वसन क्रिया को या श्वसन तंत्र को इनको कंट्रोल करता है? तो वो करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन सा? मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन ए इज द राइट। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? अगर हमारे खून में ऐसी क्या चीज है, आपने देखा होगा कि गर्मी सर्दी कुछ भी हो, कितनी भी सर्दी हो जाए, खून कभी भी जमता नहीं है। तो उसमें क्या होता है? खून में क्या होता है? हेपेरिन होता है। क्या होता है? हेपेरिन, उसके कारण ये जमता नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट। निम्न में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित नहीं होता है? तो थायराइड उत्तेजक हार्मोन होता है या नहीं होता है? ये बिल्कुल होता है। और प्रोलेक्टिन हार्मोन भी होता है, वेसोप्रोसेसिन भी हार्मोन भी होता है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर होने वाला है।
कॉर कॉर्प्स कॉर्प्स ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? कॉर्प्स ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन आपसे पूछ जा रहा है कौन सा है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं उनमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? कौन सी कोशिकाओं में होती है? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में होती है। किसमें? मस्तिष्क की कोशिकाओं में। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। महारंध्र जो एक महारंध्र जो एक द्वारक है, कहाँ होता है? जो महारंध्र है जो एक द्वारक है, ये हमारे शरीर में कहाँ पे पाए जाते हैं? कौन बॉडी के कौन से अंग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारे कपाल में। कहाँ पे? कपाल। ऑप्शन डी इज द राइट। निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? संक्रामक रोग की बात करूं तो संक्रामक रोग इनमें से कौन सा है? क्या टाइफाइड है, हीमोफीलिया, मधुमेह है या रक्त कैंसर है? तो संक्रामक रोग एक क्या है? टाइफाइड क्या है? संक्रामक रोग है। ऑप्शन ए इज द राइट। कौन सा रोग संक्रामक है? फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। क्या इन चारों के अकॉर्डिंग बात करते हैं? कैंसर है, डिप्थीरिया है, डायबिटीज है, आर्थोइटिस है। संक्रामक रोग की बात करें तो डायबिटीज क्या एक, सॉरी, डिप्थीरिया क्या एक संक्रामक रोग है? क्या डिप्थीरिया एक क्या संक्रामक रोग है? ऑप्शन ए इज द, सॉरी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो अब आगे हमारे मैथ के क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करेंगे अपन मैथ के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दो संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ का कितना है? 90 गुणी है। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 1456 है। तो यदि एक संख्या 160 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है। एक जो एलसीएम है वो एचसीएफ के 90 गुना है, तो एलसीएम बराबर एचसीएफ के क्या हो गया? 90 गुना हो गया। इनका योग क्या है? एलसीएम प्लस एचसीएफ है, जो इनका योग है वो कितना है? 1456 है। ठीक है। एक संख्या भाई इन्होंने दे दी 160 है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। मान लो वन नंबर क्या है? 160 है, दूसरा नंबर बताना है हमें, अदर नंबर बताना है। ठीक है। तो अब देखो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम हमारा आएगा 90x आ जाएगा। हमने एक संख्या को x मान लिया तो एलसीएम क्या है? एचसीएफ को क्या आप x मान लो। ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया? 90x हो गया। अब देखो भाई कितना हो रहा है? 90x प्लस एक्स इक्वल 1456। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई तुम्हारी x की वैल्यू 16, क्योंकि 91 हो जाएगा और 91 x का 1456 में भाग दो तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना है? 160 है, एक नंबर हमें निकालना है, और इधर क्या है? 90 था, 16 था, इंटू में क्या है? फिर से 16 है, और ये क्या? 160 इंटू एन है। ये किसमें पता है रखा है ना? इस इक्वेशन में फॉर्मूला रखा है हमने, जो क्या था? हमने 90x प्लस एक्स 156 किया, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू रखी है हमने 16। अब n की वैल्यू निकालोगे ना, इसको पूरा सोल्व करोगे तो कितनी आएगी? 144। क्या आएगी? 144 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए इसका राइट होगा, क्योंकि मुझे अभी आपको क्या पूरा मॉडल पेपर कराना है और डिटेल से पूरा बारीकी से कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आपको चेक करना है इसमें कि आपकी तैयारी कितनी है, तो आप इसको साथ के साथ करते रहो। ठीक है। साथ के साथ खुद भी इसको करते रहो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लघुत्तम संख्याएं हैं 12, 18, 36 और 45 से विभाजित करने पे, इनका भाग देने पे कोई लघुत्तम संख्या है, ठीक है, उनका क्रम से कितना शेष रहता है? 8, 14, 32 और 41 रहता है। मान लो 12 का भाग दोगे तो शेष कितना बचता है? 8, 18 का दोगे तो 14, और 32 का दोगे तो कितना, सॉरी 36 का दोगे तो कितना? 32, और 41 का दो 45 का दोगे तो कितना? 41। अब तुम इनमें एक चीज देख रहे हो, सब में क्या है कि -4 हो रहा है। सब में -4 का इसका डिफरेंस है। देखो -4, -4, -4 का डिफरेंस आ रहा है सब में। ठीक है। ये डिफरेंस बराबर है, तो क्या करना है? इनका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम किसका लो? 12 का लो, 18 का लो, 36 का लो, और 36 का लो, और 45 का एलसीएम लेके इनमें से -4 कर देना। जैसे -4 करोगा इनका एलसीएम लेके आप, तो पता है कितना आएगा? इनका एलसीएम तो आ जाएगा 180, और 180 में से 4 कर दोगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 176। ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। अभी तक आप एजुकेशन फैक्ट्री पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करो, और
एजुकेशन फैक्ट्री की ऐप को जरूर डाउनलोड करो। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर पे जाओ, उसको डाउनलोड करो। जो फुल लेंथ टेस्ट है ना 50, उनको जरूर दो, अभी भी टाइम है, आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है, आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, आपको कितने और पढ़ने की जरूरत है। ये सारी चीजें तभी आप इंप्रूव कर पाओगे जब टेस्ट दोगे। अदरवाइज आप पढ़ते जाओ, आपको ऐसे लगेगा मुझे सब कुछ आता है, जब एग्जाम देने जाओगे तब आपको पता लगेगा आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, आपको क्या सी चीजें नहीं आ रही है। मैथ कमजोर है, पार्ट बी कमजोर है, पशुपालन का जीके कमजोर है, राजस्थान का जीके कमजोर है, करंट अफेयर कमजोर है, साइंस कमजोर है, ये चीजें तब पता लगती है। तो इससे पहले ही आपके पास टाइम है। टेस्ट सीरीज बनी इसलिए है कि आप अपनी कमजोरी है अपना मूल्यांकन करके उनको दूर करो और एक अच्छे नंबर लेके आओ पेपर में। तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो 50 फुल लेंथ टेस्ट है, आपको वैसा ही मॉडल पेपर जो मैंने बनाया है, वैसा ही कर्मचारी चयन बोर्ड जो रियल पेपर कराएगा वैसा ही देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन एज इट इज छपे हुए मिलेंगे। तुम टेस्ट को जरूर दें। बाकी जितनी क्लासें होगी सबकी पीडीएफ विद आंसर के साथ टेलीग्राम में सेंड करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है 2/3, 4/7 और 12/35 का क्या है एलसीएम बताना है। जब ऐसे अंश और भिन्न है ना, जैसे हमारा अंश हर और जो भिन्न वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें अंश और हर होते हैं, अंश और हर होते हैं, जो भिन्न वाले होते हैं, तो भिन्न का अगर भी एलसीएम लेना होता है ना, पता है क्या करते हैं, भिन्न का जो एलसीएम लेना होता है, तो जो जो भिन्न होते हैं ना, जो भिन्न होते हैं, तो भिन्न होते हैं, भिन्न के अंश होता है ना ऊपर वाला भाग, उसका तो क्या हमेशा एलसीएम लेते हैं, ठीक है। और जो भिन्न होती है ना, उसका जो हर होता है ना नीचे वाला भाग, उसका हमेशा एचसीएफ लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला भाग क्या है, उसका एलसीएम लेना है, मतलब 2, 4 और 12 का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और एचसीएफ किसका लोगे, नीचे वाले भाग का लोगे, मतलब 3, 7 और 35 का लोगे तो एचसीएफ आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना, 1 आ जाएगा। अब देखो इसका भाग दे देना, क्या 80/1 करोगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 80 नहीं, सॉरी मैंने जल्दी में थोड़ा ज्यादा बोल दिया, इसका आ जाएगा 12 आएगा, कितना, एक 1 सेकंड, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम मान लोगे 2, 2, 4, 12 का, तो एलसीएम 12 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12/1 होगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 12 तुम्हारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 512 प्रश्नों वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटि की औसत संख्या कितनी है, 4 प्रति पेज है। यदि प्रथम 302 पेजों में त्रुटि कितनी है, 998, तो शेष पेजों में त्रुटि की औसत प्रति संख्या कितनी है। देखो 512 पेज की एक बुक है, ठीक है, 512 पेज की एक बुक है, उसमें एवरेज कितना है कि एक पेज पे 4 गलतियां हो रही है, एवरेज ये निकाल रहा है। तो 4 इंटू 512 करो, टोटल गलतियां कितनी हो गई, 2048 गलतियां हो गई। फिर क्या बोल रहा है कि 302 पेज है ना, उसमें गलती कितनी आ रही है, 998 गलती आ रही है 302 पेज पे, ठीक है। अब देखो कितने पेज बच गए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस करके देखो, 210 पेज, और 210 है ना, इसमें घटाओ 2098 में से 900, 2048 में से आप घटा दो कितने, 2048 में से आप 998 घटाओ तो कितनी आ रहे हैं, ये तुम्हारा आ जाएगा 1050, 1050, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 1000। मतलब 210 पेजों में 1050 गलती है, तो अब एक की निकालनी है, एवरेज निकालना है, तो सीधी सी बात है 1050 में 210 का भाग दे दो, ये आ जाएगा 5 पर पेज। जो त्रुटि है, जो बचे हुए शेष पेज पूछ रहे हैं हमसे, शेष पेजों में जो एरर आ रही है, गलती आ रही है, वो पर पेज कितनी आ रही है, एवरेज 5 आ रही है, कितनी, 5 आ रही है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है, 3 के प्रथम 5 मतलब 3, 6, 9, 12 और 15, इनका एवरेज निकालना है। तो सीधी सी बात है 9 आ जाएगा, या इनको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है सबको, या फिर सीधा ही निकाल दो, विषम नंबर है तो 2 इधर बचेगा, 2 इधर बचेगा, बीच वाला एवरेज होता है हमेशा, तो 9 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एबीसीडी का साप्ताहिक औसत वेतन कितना है, 4000 है। बी सी डी का साप्ताहिक औसत वेतन 5000 है। ए का साप्ताहिक वेतन 2750, तो डी का वेतन निकालना है, ठीक है, कोई ना। ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, 4000 रुपए औसत है, तो 3 लोगों का है, टोटल कितना हो जाएगा, 12000 मान सकते हैं तीनों का। बी सी और डी का क्या है, 5000 है, तो 3 लोगों का एवरेज दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 15000 तीनों का हो जाएगा। अब हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए का आपको दे रखा है, मैंने ए का कितने दे रखा है, इसने 2750 दे रखा है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बेसिक लगा के भी आप कर सकते हो। 2750 दे रखा है जब ए का इसने 2750 दे दिया, ए का 2750 दे दिया ना, अब देखो क्या करना है, ए का 2750 देने पे इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, बी प्लस सी प्लस डी माइनस क्या करोगे, माइनस ए माइनस
बी माइनस सी करोगे, मतलब 15,000 में से 12,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा? ये बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो डी माइनस ए बराबर कितना आ गया? 3,000 आ गया। ठीक है, अब डी की वैल्यू निकालनी है, ए को तो आपको दे रखा है, तो ए इधर आ जाएगा, 3,000 प्लस ए हो जाएगा, तो डी बराबर क्या है? 3,000 प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 2750 है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5750 हमारा की सही वैल्यू आ जाएगी। कितनी? 5750, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार, ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 105 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वन सेकंड, एक कार विक्रेता ने एक कार का अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य में खरीदी थी, तो उस अंकित मूल्य का 12% से अधिक पर बेच दिया दी, तो उसका लाभ का परसेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका लाभ का परसेंट कितना है? तो अगर मैं लाभ परसेंट की बात करूं उसके, तो लाभ का परसेंट कितना है? ठीक है, एक कार विक्रेता के, ठीक है, तो क्रय मूल्य अपन देखते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? अंकित मूल्य था, जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य इंटू 4/5 था, इस पे उसने खरीदी और 12% से अधिक पे बेच दी, तो उसका लाभ का परसेंटेज आपको बताना है। तो हमारा क्या होता है हमेशा, लाभ का परसेंटेज क्या है? इसको 12% ही होने वाला है लाभ, तो सीधी सी बात है, मैं आपको बता देता हूं करके। तो क्रय मूल्य, ठीक है, अपोन में क्या है? अंकित मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य अपोन में अंकित मूल्य, ये हो गया 4/5 था, तो हमने इसको मान लिया 400 अपोन में 500 मान लिया। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, क्रय मूल्य, यहाँ पे अंकित मूल्य और यहाँ पे विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हमने 400 माना, विक्रय मूल्य हमने 500 माना, और इस पे क्या है कि 12% अधिक था, 12% अधिक करोगे तो 560 आ जाएगा, डिफरेंस कितने का है? टोटल 60 का है, तो 60 अपोन में कितना करोगे? 500 करोगे, इंटू 100 करोगे, तो ये 12% इसको लाभ होने वाला है। कितना? यहाँ पे 12% लिखा हुआ नहीं है, आप 12% लिख लेना। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? 12% इसको लाभ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फल विक्रेता ने, क्या है? एक फल विक्रेता ने 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक फल विक्रेता है, उसने 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि परसेंट बताओ, उसने कितनी हानि हुई है? तो देखते हैं अभी कितनी हानि होती है, मतलब उसको विक्रय 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बराबर हानि हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या टोटल उसके पास कितने संतरे हैं? इसका मतलब उसके पास 40 संतरे हैं, 4 संतरों के बराबर हानि होगी ना, तो अब हानि निकालनी है, हमें हानि निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा, मतलब क्या है, हानि कितनी है? 4 है, तो 40 माइनस क्या है? 36 है, यही बात है, तो 4 बट्टा क्या है? 40 है, इंटू 100 है, तो जो हानि हो रही है वो लगभग इसको 10% हो रही है। कितनी? 10% की इसकी हानि हो रही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति को के वेतन में 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दे, तो उस व्यक्ति को कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? सीधी सी बात है, उसको हानि ही होने वाली है। मान लो आपके पहले 100 रुपए थे, आपका वेतन घटा दिया, 50% डिक्रीज कर दिया, 50% डिक्रीज करने के बाद क्या हो? आपका वेतन हो गया 50 रुपए हो गया। अब क्या है कि आपके 50 रुपए में बोल रहा है कि मैं 70% का फायदा कर देता हूँ, आपके 70% इंक्रीज कर दूं मैं, तो 70% भले ही इंक्रीज कर दो, 50 का 70% कितना होता है? 35 रुपए बढ़ जाएंगे, मतलब आपका जो वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 85 रुपए हो जाएगा, मतलब 85 रुपए। तो कुल मिला के बात यही है, आपको क्या है? 15% की क्या है? हानि हुई है। 15% की क्या हानि? पहले आपके 100 रुपए थे और अब आपको 85 रुपए मिल रहे हैं, तो 15% की क्या आपको हानि? ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य कितना है? अभी वर्तमान में एक लैपटॉप का मूल्य कितना है? वर्तमान में लैपटॉप का मूल्य 6,561 रुपए है। यदि उसके मूल्य में 10% का हर वर्ष गिरावट आ रही है, मतलब हास्य हो रहा है, मतलब गिर रहा है, तो 3 वर्ष पर पहले इसका मूल्य कितना था? अब इसमें क्या है, आप ऑप्शन लेके चलो, ऑप्शन लेके चलोगे तो मतलब हर वर्ष को 10% गिर रहा है। ठीक है, हर साल 10%, मतलब 100 रुपए था, 10% गिरा तो वो 90 बचा। ठीक है, दूसरे साल फिर 100 था, मतलब 90 था, फिर वो 10% गिरा,
फिर वो कितना 81 बचा। ठीक है, फिर वो 81 था, फिर वो 10% गिरा, तो वो कितना बचा, 72.9 बचा क्या, मतलब इस तरह बचेगा। टोटल कितना आपको आ जाएगा, 3 ईयर की जो कमी है, तो टोटल कितनी आएगी, 27.1% कमी आ जाएगी। अब देखो किसका 27% है, ये 27%, 9,000 आप लेके चलोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो 9 का अगर 27% कम करने के बाद कितना बच रहा है, 6,561 रुपए बच रहा है। अगर 9,000 का आप 27% निकालोगे, पीछे कितना बचता है आपका, 27 जाता है अगर 100 में से, तो पीछे कितना बचता है, 30 जाता है, तो 70 बचता है। फिर ठीक है, 3 और कम कर दो तो 73 हुआ, ठीक है। बट ये क्या है, 72.9 बचा, मतलब 72.9% है ना, वो 9,000 का 6,561 रुपए है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या का 6%, कोई संख्या है 6% यदि 180 है, तो वह संख्या बताओ। कोई संख्या क्या है, उसका 6% कितना है, 180 है, तो संख्या की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं। तो वो संख्या हमने x मान ली, मानना संख्या क्या है, मानना संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो 180 बराबर क्या कर दिया हमने, 6% इंटू एक्स कर दिया। ठीक है, अब आप x की वैल्यू निकाल दो भाई साहब, आप x की ये इतना कर दो गुना। ठीक है, 6x हो गया, x की वैल्यू निकालोगे ना, कितना हो जाएगा, 3,000। वो संख्या कितनी है, 3,000। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। सिंपल सा है, कोई फंडा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको वैसे देसी तरीके से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का 1/2 क्या है, 1/3 के बराबर 15 है, तो उस संख्या का 30% कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करना है, मान लो कोई संख्या x है, उसका 1/2 का क्या है, 1/3 है ना, वो किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो आप x की वैल्यू निकालना, जब x की वैल्यू निकालोगे ना, तो x की वैल्यू निकालने के बाद उसका आपको क्या है, 30% निकालना है। जब 30% आपसे पूछा है ना, तो 30% क्या है, उस x की वैल्यू आ जाएगी 27। कितनी आ जाएगी, 27। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, एक चक्रवर्ती ब्याज पर दिए गए एक चक्रवर्ती ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष का 3 वर्ष का मिश्र अनुपात कितना है, क्रमशः दे रखा है, ये है, मतलब 8,800 220 और 9,261 रुपए है। तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। मान लो 2 साल में क्या है, आपका पैसा कितना हो गया, 8,820 हो, 8,820, और 3 साल में आपका पैसा कितना है, 9,261 रुपए है। ये क्या है, मिश्र धन है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज की बात आ रही है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 441 रुपए आ रहा है, मतलब 1 साल के बीच में इनका जो मिश्र धन है, इनका बीच का डिफरेंस क्या है, 441 रुपए आ रहा है। तो अब देखो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, तो क्या इसके सुटेबल बैठेगा। अगर आप फॉर्मूले से लगोगे, लंबा चौड़ा काम करोगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। सीधा सा अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे, तो इनके बीच का डिफरेंस देख लिया। अब ये जो डिफरेंस बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5%। जो दर है उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ता जा रहा है, कितना, 5% के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, मूलधन का 1/5, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, PNR बटा क्या है, 100 है। ठीक है, तो वो कितना है, 1/5 है। जो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज है ना, वो मूलधन का क्या है, 1/5, 1/5 इंटू पी है, ये पी है, मूलधन की दर आपसे पूछा है। तो और समय क्या, 4 दे ही रखा है, आर हमें निकालना है, ये है 100। अब देखो भैया, कैलकुलेशन कर लो। जब आप कैलकुलेशन करोगे, तो इस पूरे को आर से पी इधर कट ही जाएगा, और आर की वैल्यू आएगी, तो आर की वैल्यू यहाँ पे आएगी 5%। सोल्व करने के बाद आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 5% आएगी, कितनी, 5%। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, कोई धन 2 वर्ष में 800 रुपए सरल ब्याज देता है, यही धन समान ब्याज दर 2 वर्ष में 900 रुपए चक्रवर्ती ब्याज देता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, 2 साल में कितना देता है, 800 रुपए, मतलब पर साल कितना देता है, 1 साल में वो देता है 400 रुपए। बेटा कितना, 400 रुपए देता है। 1 साल में कितना देगा आपको, 1 साल में देता है 400 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है, कि 2 साल में वो आपको 900 रुपए देता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल में वो 450 रुपए दे दिया, मतलब 450 से कम भी देगा, सीधी सी बात है। अपन मान लिए 450। अब देखो, ठीक है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो। ये ऑप्शन है ना, 1200, 1600, 2000, 2400, तो पहले साल के अकॉर्डिंग सोल्व कर लो, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मतलब मैं कौन सी वैल्यू रखूं कि इसका 2 साल या 1 साल का 400 रुपए मुझे ब्याज मिल जाए।
ठीक है, और दर क्या है, सेम होनी चाहिए। तो मैं ऑप्शन अगर 1600 इसमें लेके रखूंगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करूंगा, तो मुझे एक साल का क्या है, सिंपल ब्याज क्या है, 400 रुपए मिल जाएगा। कितना, 400 रुपए मिल जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी, ए बट बी क्या है, 5/7 है। ये बोल रहा है कि 3a + 5b, 5b उन्हें 5a + 2b का मान ज्ञात करो। तो ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 7 है। इनमें पुट करो इस इक्वेशन में और सोल्व करो। सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 50/11। कितनी, 50/11 इसका राइट आंसर आने वाला है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट। ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, बस रेशियो निकालना, कुछ भी नहीं करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन मैथ का। ए बी रेशियो क्या है, सी और डी है। तो आपको पता है ए अपोन में ए इक्वल क्या होता है, हमेशा सी होता है, और बी इक्वल क्या है, डी होता है। हम ऐसे ही करते हैं ना कि ए अपोन में सी और बी अपोन में डी, यही चीज करते हैं। तो ये कहता है वित्ता अनुपात पूछ रहा है कि इसमें मैं क्या वैल्यू रखूं कि मेरी ए सी डी बराबर हो जाए, ए सी डी ही रह जाए, मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं इनके अकॉर्डिंग तो मेरा वित्ता अनुपात ए सी डी हो जाए। अगर आप बी की जगह सी पुट करोगे, बी की जगह सी या सी की जगह बी पुट करोगी, तो आपका वित्ता अनुपात ए सी डी ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, ए सी डी रह जाएगा। सिंपल सी बात है, बेसिक तरीका लगा के भी आप कर सकते हो, सोच समझ के कर सकते हो, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो ये हमारे यहां तक आज के किसके क्वेश्चन हो गए, मैथ के हो गए, जनरल साइंस के क्वेश्चन भी हो गए, और करंट के भी हो गए, ज्योग्राफी के हो गए। इन सब के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब आ रहे हैं सर, आपको कराएंगे पार्ट बी, पशुपालन वाला। आपको जाना नहीं है, ठीक है, 1 मिनट रुको। नमस्कार साथियों, अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अब एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, काजरी द्वारा विकसित बकरी की नस्ल कौन सी है। तो शेखावाटी नस्ल है। कौन सी है, शेखावाटी नस्ल। इसकी विशेषता याद रखना, ये सींग रहित नस्ल है। क्या है, सींग रहित है नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थारपारकर किस पशु की नस्ल है। तो थारपारकर अपने गाय की दुधारू नस्ल है, और जिसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, पाकिस्तान है। भी क्या है, पाकिस्तान। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। मुर्रा, भदावरी, सुरती, नीली रावी। तो विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। मुर्रा नस्ल, जो खुंडी नस्ल भी कहते हैं, जिसके सींग जलेबी के आकार के होते हैं, जेड ब्लैक होती है, काले रंग की भैंस होती है। तो ये किसके सभी विशेषताएं हैं, मुर्रा की है। बदावरी के बारे में याद रखना, बदावरी का कौन सी नस्ल कहते हैं, भूरी भैंस कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है, तांबे जैसा होता है, भूरा रंग होता है, भूरी भैंस कहते हैं। और इसके दूध में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वसा। तो वसा सबसे ज्यादा जो दूध में पाई जाती है भैंस के दूध में, वो 13.5, वो कौन सी नस्ल है, बदावरी नस्ल। और मुर्रा नस्ल के दूध में 7.2 क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सुरती नस्ल के बारे में याद रखना, सुरती नस्ल के सींग कैसे होते हैं, हंसियाकार होते हैं। कौन से आकार के होते हैं, हंसिया आकार
के होते हैं, हंसियाकार होते हैं, दरांती जैसे जो सींग होते हैं इनके। नीली रावी की बात में याद रखना, इसकी आंखें क्या है कि सतलज नदी के समान चमकती है, तो नीले रंग का दिखाई देती है। इस कारण इसकी आंखों को क्या कहते हैं, बोल आइज कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल आइज। और ये पंजाब के फरीदपुर जिले से क्या है कि इसका उत्पत्ति स्थान है। तो ये सभी बातें इनके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में ऊंट की कितनी नस्लें पाई जाती है? तो राजस्थान में जो ऊंट की नस्लें अपने बात करें तो 9 नस्लें पाई जाती है। कितनी नस्लें पाई जाती है? 9 नस्लें पाई जाती है। गाय की कौन सी नस्ल सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौरी। नागौरी, नागौरी के जो बैल है चुस्त व फुरुस्त होते हैं, तो याद रखना नागौरी के नस्ल है क्या है कि तेज दौड़ने वाली व स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। कृत्रिम योनि की सफाई टेट्रा सोडियम प्रोफास्फेट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हेक्सामाइट फास्फेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो टेट्रा सोडियम प्रोफास्फेट क्या रहेगा? सफाई करते हैं कृत्रिम योनि की, तो टेट्रा सोडियम प्रोफास्फेट के द्वारा की जाती है। गायों की कृत्रिम योनि का तापक्रम कितना होता है? तो गायों की जो कृत्रिम योनि का तापक्रम है वो होता है 39 डिग्री। इसमें 40 डिग्री दिया है तो 39 डिग्री होता है। कितना होता है? 39 डिग्री। वैसे ही आपसे पूछा, और भैंस की 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो। वैसे आपसे पूछा जाए जो कृत्रिम योनि का तापक्रम कितना होता है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 41 डिग्री टेम्परेचर, औसत तापमान। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका सही आंसर यही होगा। पशुओं में गर्भाधान की जांच किस विधि के द्वारा की जाती है? तो क्रिस विधि, रेक्टम पाल्पुलेशन विधि, वेजाइनल स्पेकुलम विधि। तो अपने बात करें रेक्टम पापुलेशन विधि के द्वारा क्या की जाती है? गर्भाधान की जांच की जाती है। किस प्रकार का पाचन आमतौर पर स्तनधारियों में होता है? बाहरी पाचन, आंतरिक पाचन, यांत्रिक पाचन। तो कौन सा पाचन होता है? आंतरिक पाचन। किस प्रकार के जंतु त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं? मछलियां, उभयचर, पक्षी, सभी। तो उभयचर क्या करते हैं? त्वचा के माध्यम से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो हमारे प्ले स्टोर ऐप पर, एजुकेशन फैक्ट्री पर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, और जल्दी से क्या है कि जो पशु परिषद भर्ती के 99 रुपए, मात्र 300 टेस्ट कीजिए। 99, मात्र 99 रुपए है। तो ऐसा मौका कहीं पर नहीं मिलेगा, और अपने 15 दिन रह गए तो तैयारी करने का बेस्ट मौका है। भी जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किस अंग में अंडाणु का निर्माण होता है? शुक्राशय, अंडाशय, गर्भाशय। तो कहां पर होता है भी अपने बात करें तो अंडाशय में क्या है कि अंडाणु का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किसका विकास मादा जानवर के अंडाशय में होता है? अंडाणु, शुक्राणु, भ्रूण, सभी। तो किस में होता है? अंडाणु में। किस में होता है? अंडाणु में। गायों में होने वाला रोग दूध उत्पादन को प्रभावित करता है? एचआईवी, मेस्टिस, बोटुलिज्म। तो कौन करता है भी दूध उत्पादन को? मेस्टिस रोग या थनैला रोग जिसको कहते हैं, वो क्या है? दूध उत्पादन को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा रोग मुर्गियों में नहीं होता? ऑस्ट्रोमलेशिया, रिकेट्स, फैटी लिवर सिंड्रोम, खुरपका, मुंह पका। तो खुरपका, मुंह पका, फुट एंड माउथ डिजीज क्या है कि मुर्गियों में नहीं होता भी। भेड़ व बकरियों में फड़किया रोग से बचाव के लिए कौन से माह में टीकाकरण किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है टीकाकरण, फरवरी माह में किया जाता है। कब किया जाता है? फरवरी माह में किया जाता है। गायों के आवास में पानी की उपलब्धता कितनी महत्वपूर्ण है? कम महत्वपूर्ण, सामान्य महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। तो पानी सबको चाहिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। किस पशु का संरक्षण सुरक्षित श्रेणी में किया जाता है? तो किस पशु का किया जाता है? हाथी में किया जाता है। किस में किया जाता है? हाथी में किया जाता है। हाथी, हाथी का सुरक्षित श्रेणी में किया जाता है। भाबर किसे कहते हैं? तो भाबर याद रखना किसे कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल के इलाकों पर की जाने वाली खेती, सूखे जंगल के इलाके उनको काट कर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? भाबर कहलाती है। क्या कहलाती है? भाबर। धननगर जाना माना चारवाही समुदाय कहां पर रहता है? तो महाराष्ट्र में रहता है। कहां पर रहता है? महाराष्ट्र में रहता है भी। याद रखना धननगर, गुज्जर बकरवाल, ये गुज्जर बकरवाल जो समुदाय है वो कहां पर रहता है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर रहता है? जम्मू एंड कश्मीर में रहता है भी। याद रखना महाराष्ट्र में धननगर रहता है, गुज्जर बकरवाल कहां रहता है? जम्मू कश्मीर में रहते हैं। ये क्या कि क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, और आपके लिए अब की बार ये नया टॉपिक है। वन्य जीवों के लिए खाद्य श्रृंखला का क्या महत्व है? संतुलन, सुरक्षा, प्रजनन, सभी। तो संतुलन क्या है कि खाद्य श्रृंखला संतुलन बनाए रखना जरूरी है भी वन्य जीवों के लिए।
पशुओं में दुग्ध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो दुग्ध उतारने के लिए, दुग्ध पहुंचाने के लिए एक ही बात है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के, जो याद रखना अपने क्या है कि भैंसों के और गायों के पहले टीके लगाए जाते थे, वो किस हार्मोन के लगाए जाते थे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लगाए जाते थे। और दूध चढ़ाने वाला हार्मोन तो अपने कहते हैं ना भी, गाय कोई अ, लाते वगैरह मारती है और बाद में क्या है कि दूध नहीं देती, तो दूध चढ़ाने में कौन सा हार्मोन है? तो एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बुनियादी पशुपालक सांख्यिकी 2022 के अनुसार राजस्थान को 15.5% दुग्ध उत्पादन व 45.91%, 9.1% ऊन उत्पादन के लिए कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान ऊन उत्पादन में पहले स्थान पर ही है, तो पहला स्थान ही मिला है अभी। निम्न में से कौन सा देश समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाने वाला देश है? तो चीन है। कौन सा है? चीन। किस वर्ग के केंचो किसान का मित्र या डीप ग्रोवर कहा जाता है? तो एनएसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एनएसी को कहा जाता है। और राजस्थान में जो केंचुए की कौन सी प्रजाति? आइसीनिया फोएटिडा। कौन सी? आइसीनिया फोएटिडा क्या है कि प्रजाति का प्रयोग किया जाता है। आइसीनिया फोएटिडा नामक जो केंचुए के प्रयोग में लिए जाते हैं केंचुए की खाद बनाने में। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहां पर है? तो जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। सबसे कम बाड़मेर में। सबसे कम बाड़मेर। सबसे ज्यादा गायों की जो संख्या है उदयपुर में, और सबसे कम बाड़मेर, सॉरी, सबसे कम धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। सबसे जो ज्यादा गाय कहां पर है? उदयपुर में। और सबसे कम कहां पर है? धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। और वैसे बात करें तो राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? बाड़मेर में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? बाड़मेर में। तो याद रखना, सॉरी वो मैंने गलती से बोल दिया बाड़मेर। तो जयपुर में सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है, सबसे कम धौलपुर में। सबसे ज्यादा गाय उदयपुर में पाई जाती है, सबसे कम धौलपुर में। और सर्वाधिक पशु कहां पर पाए जाते हैं? बाड़मेर में। कहां पर पाए जाते हैं? बाड़मेर में। गाय व भैंस में स्वर्ण दांतों का प्रथम स्थायी जोड़ा कब निकलता है? तो स्वर्ण दांतों का प्रथम स्थायी जोड़ा अपने कब निकलता है? 6 माह में निकलता है। कब निकलता है? गायों में 6 माह में, गाय व भैंस दोनों में भी। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो इस कथन में क्या है कि जो सत्य नहीं है वो अपने को बता दें। तो इसमें क्या है कि एक जो पशुपालक जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, उसे इस योजना के तहत क्या है कि 500 रुपए प्रीमियम राशि नहीं दी जाती भाई। ठीक है, ये क्या है कि इसमें गलत है भाई। काम पशुधन कामधेनु योजना में जैव चिकित्सकीय निस्तारण तकनीकी केंद्र स्थापित किया गया है। तो जैव निस्तारण जो तकनीकी केंद्र कहां पर स्थापित किया है? बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। किस जानवर के दूध में सबसे अधिक विटामिन बी 2 पाया जाता है? तो विटामिन बी 2 अपने बात करें तो गाय के दूध में पाया जाता है। किसके दूध में? गाय के दूध में। और विटामिन सी ऊंट के दूध में, ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। किसके? ऊंटनी के दूध में। गाय के दूध से निर्मित छेना में प्रोटीन प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? तो छेने में, छेना या पनीर अलग अलग है दोनों। तो छेने में जो प्रोटीन की मात्रा है 17.6 होती है। कितनी होती है? 17.6। चारागाह पर बीज बुआई का आदर्श समय क्या होता है? तो बीज बुआई का आदर्श समय होता है जुलाई। क्या होता है? जुलाई। गाय में भैंस का घी किस खली के रवेदार होता है? तो बिनोला की खल से। किस से? बिनोला की खल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2.5 लीटर दूध पर भैंस को कितना अतिरिक्त चारा देना चाहिए? तो 2.5 लीटर जो दूध है उस पर भैंस को 1 किलो चारा क्या देना चाहिए? अतिरिक्त देना चाहिए। गाय को 3 लीटर दूध पर क्या है? अतिरिक्त चारा देना चाहिए। कितने? 3 लीटर दूध पर 1 किलो अतिरिक्त चारा दिया जाता है। मुर्गी में अंडे में जल प्रतिशत की, जल में कितना, सॉरी, मुर्गी के अंडे में कितने प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है? 66%। कितने? 66% तक पाई जाती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मुर्गी का मांस किस नाम से जाना जाता है? तो बफन, मटन, पेवन, पेवन नहीं है, चेवन होगा, चिकन। क्या नाम है? चिकन के क्या है कि मुर्गी का मांस कहलाता है। मटन किसका है? भेड़ का। चेवन बकरी का। बफन भैंस का। और बीफ किसका होता है? गाय का होता है। तो ये अपनी बात है, आज के सभी के क्वेश्चनों की बात कर ली है। तो
जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरा, एजुकेशन फैक्ट्री पर जो ऑफर चल रहा है 99 रुपए में 300 टेस्ट का, वो जल्दी से ज्यादा क्या है कि उस ऑफर का फायदा उठाइए, ताकि आपका क्या है कि 15 दिनों में जो बचा हुआ सिलेबस है या जो आपकी तैयारी है उसकी आकलन किया जा सके अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।